अब मैं यहाँ पर थोड़ा सा और बताना चाहूँगा एडिशन ऑफ मैट्रिसेस के बारे में कि हम दो मैट्रिसेस को ऐड कब कर सकते हैं। अब जैसे मैंने आपको एक एग्ज़ाम्पल बताया था, एक बार फिर से मैं उस एग्ज़ाम्पल के ऊपर लौट जाता हूँ। जैसे मैंने आपको एक एग्ज़ाम्पल बताया था कि 2 या 3 बॉलर्स का हमने बॉलिंग एनालिसिस लिया था वहाँ पर, ठीक है। तो एक मिनट, तो मैंने वहाँ पर आपको कुछ बॉलिंग एनालिसिस दिखाया था। जैसे मैंने कोई एक बॉलर लिया, सेकंड बॉलर लिया, थर्ड बॉलर लिया, मैंने वहाँ पर आपको बताए थे ओवर्स, मैंने वहाँ पर आपको बताए थे ओवर्स, मेडन्स, रन्स एंड विकेट्स, इस तरीके से बताया था, ठीक है। तो सपोज़ कर लेते हैं जो भी वहाँ पर मैंने डेटा लिया था उसको रेफ़र कर सकते हैं, बट मैं यहाँ पर नया डेटा ले रहा हूँ, दैट इज़ ईजियर फॉर मी। तो यहाँ पर मैंने ऐसे लिख लिया 9 और यहाँ पर मैंने लिख लिया है 8, 0, 60 और 0, ठीक है। ये उनका एक मैच का डेटा हो गया। सपोजिंग दिस इज़ द डेटा फ्रॉम मैच 1, और इन्हीं का अगर हमारे पास डेटा हो, इन्हीं बॉलर्स का अगर हमारे पास सेकंड मैच का भी डेटा हो, जैसे हमारे पास डेटा हो 5, 1, 51, फिर हमने यहाँ पर ले लिया है 6, 2, 15, 2, फिर हमने यहाँ पर डेटा ले लिया है, जैसे हम यहाँ पर ले लेते हैं 4, 0, 40, 0, इस तरीके से हमने इनका डेटा ले लिया। ये डेटा मैच 1 का था ऊपर वाला, और नीचे वाला डेटा मैच 2 का है, ये इन्हीं दोनों बॉलर्स का है। अगर हमसे ये पूछा जाए कि ज़हीर ने कंबाइंड कितने ओवर्स डाले, दोनों मैचेस में मिलाकर उसने कितने ओवर्स डाले, तो आपको क्या करना होगा? आपको 10 + 5 करना होगा, यानी कि आपको करना होगा 15, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए कि ज़हीर ने टोटल मेडन कितने डाले, तो आपको करना होगा 2 + 1 यानी कि 3। तो मतलब आप क्या करेंगे, आप कॉरेस्पॉन्डिंग एंट्रीज़ को ऐड करेंगे। अब अगर यहाँ पर सपोज़ कर लीजिए कि सलील की जगह पर यहाँ पर मैं कोई दूसरा बॉलर आपको दे देता, तो क्या आप इन तीनों, और सलील के आपको डेटा ना देके यहाँ पर मैं डेटा किसी और बॉलर का दे देता, यहाँ पर मैं आपको उमेश का डेटा दे देता, तो क्या आप इन तीनों बॉलर्स के कंबाइंड ओवर्स या कंबाइंड विकेट्स के बारे में डेटा निकाल सकते थे? नहीं निकाल सकते थे, ठीक है। अगर सपोज़ कर लीजिए यहाँ पर मैं आपको ये डेटा देता ही नहीं, मैंने आपको ये डेटा दिया ही नहीं, तो क्या आप इन तीनों बॉलर्स का कंबाइंड डेटा निकाल सकते थे दोनों मैचेस का? नहीं निकाल सकते थे। तो इसलिए अगर हमें इन बॉलर्स का कंबाइंड डेटा चाहिए तो हमें क्या करना होता है, हमें कॉरेस्पॉन्डिंग एंट्रीज़ को ऐड करना पड़ता है। तो उसी तरीके से अगर हमारे पास दो मैट्रिसेस हों, यहाँ पर मैं एक और चीज़ बता देता हूँ, अगर हमारे पास दो मैट्रिसेस हों, जैसे मैंने A ले लिया है -1, 2, 4, 6, और मैंने B ले लिया है, यहाँ पर B ले लेते हैं 0, 2, 9, 1। अगर हमारे पास दो मैट्रिसेस हों और हमें इन दोनों मैट्रिसेस को ऐड करना हो, तो ऐड करने से पहले हमें ये चेक करना होता है कि क्या इनके ऑर्डर्स सेम हैं। यहाँ पर मैंने देखा दोनों के ऑर्डर्स 2/2 हैं, तो मैं इन दोनों मैट्रिसेस को ऐड कर सकता हूँ। तो ऐड करने का मतलब ये होता है कि कॉरेस्पॉन्डिंग एंट्रीज़ को आप ऐड करिए। जब आप कॉरेस्पॉन्डिंग एंट्रीज़ को ऐड करेंगे तो आपको एक मीनिंगफुल डेटा वहाँ पर मिलेगा। जैसे मैंने लास्ट एग्जाम्पल में आपको बताया था कि लास्ट एग्जाम्पल में क्या है, जब आप फर्स्ट नंबर को फर्स्ट नंबर के साथ ऐड करते तो आपको ज़हीर खान के टोटल नंबर ऑफ ओवर्स मिल जाते। तो यहाँ पर क्या है, जैसे मुझे A + B करना है, तो पहले मैं क्या करूँगा, -1 + 0, इन दोनों नंबर्स को मुझे यहाँ पर ऐड करना होगा। -1 और 0 को मैंने ऐड कर दिया, -1 + 0 किया तो -1 मिल गया। फिर अगर मुझे यहाँ पर सेकंड नंबर चाहिए तो क्या करना होगा, 2 और 2 को ऐड करना होगा, 2 + 2 = 4। फिर थर्ड नंबर अगर चाहिए तो मुझे क्या करना होगा, 4 और 9 को ऐड करना होगा, नंबर मिलेगा मुझे 13। और लास्ट में 6 और 1 को ऐड करके मुझे यहाँ पर नंबर मिल जाएगा 7। अब ये जो मैट्रिक्स मेरा बन गया है, दिस मैट्रिक्स इज अगेन ऑफ द ऑर्डर 2/2। तो ये हमें याद रखना है, कभी भी अगर हमें मैट्रिसेस को ऐड करना है तो हमेशा हमें पहले चेक करना होगा कि वेदर दे आर कंपैटिबल फॉर एडिशन। Compatibility for addition means that both of them must have the same order. अगर उनके ऑर्डर सेम है then they are compatible for addition, and then in that case we can add those two
मेट्रिसेस, उन दोनों मेट्रिसेस को तब हम ऐड कर पाएंगे और हम एक आंसर वहाँ पर कैलकुलेट कर सकते हैं। अब सपोज़ कर लीजिए कि अगर ये वाला जो सेकंड मैट्रिक्स है वो मैंने आपको इस तरीके से दे दिया होता है, यहाँ पर बीच में भी कुछ नंबर मैंने यहाँ पर लिख दिया होता है, जैसे मैंने बीच में लिख दिया -1 और 2, तब क्या होता है कि ये सेकंड वाला जो मैट्रिक्स है दैट वुड हैव बिकम ऑफ द ऑर्डर 2/3 and in that case a plus b was not possible. We will not be able to calculate a plus b in that case. Okay, so I hope matrix addition is clear to you. So again we will go back to the NCERT. So यहाँ पर addition of matrices आप देख सकते हैं, समझाया उन्होंने, मैंने आपको ऑलरेडी समझा दिया है। जैसे एडिशन करते हैं बिल्कुल सेम तरीके से आप माइनस भी कर सकते हैं, सब्ट्रैक्शन भी कर सकते हैं। तो सब्ट्रैक्शन की केस में क्या होगा, कॉरेस्पॉन्डिंग एंट्रीज को आपको माइनस करना पड़ेगा, ठीक है। अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट क्या है यहाँ पर, मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ मैट्रिक्स बाय अ स्केलर। स्केलर क्या है, स्केलर मतलब कोई भी नंबर। मैट्रिक्स अलजेब्रा में हमारे पास दो टाइप के ऑब्जेक्ट्स हो सकते हैं मल्टीप्लिकेशन के लिए, एक होगा स्केलर और दूसरा होगा मैट्रिक्स। तो आप किसी भी एक मैट्रिक्स को दूसरे मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, या फिर आप किसी एक नंबर को किसी एक मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो नंबर से जब आप मल्टीप्लाई करते हैं इट इज़ नोन एज स्केलर मल्टीप्लिकेशन। तो स्केलर मल्टीप्लिकेशन में क्या होता है, जैसे यहाँ पर इन्होंने एक एग्जांपल से समझाया हुआ है। जैसे अगर हम ये वाला मैट्रिक्स ले लें 80 60 75 65 90 85, अगर मैंने इसको a से रिप्रेजेंट कर दिया, ठीक है, और मुझे वैल्यू चाहिए 2a का, तो 2a का वैल्यू कैसे निकलेगा, 2a का वैल्यू निकालने के लिए मुझे इसके सारे एंट्रीज़ को 2 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो 2a का वैल्यू मेरे पास क्या होगा, 2 × 80 160, 2 × 60 120। तो ये जो हमारे पास वैल्यू आ रहा है दैट इज़ द वैल्यू ऑफ 2a। 2a मीन्स डबल ऑफ a। तो जो भी a के एंट्रीज़ हैं आपको सबको वहाँ पर डबल करना होगा, सबको हमें 2 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो अगर कोई भी मैट्रिक्स को आप किसी स्केलर से मल्टीप्लाई करते हैं तो उसके सारे के सारे एंट्रीज़ उस स्केलर से मल्टीप्लाई हो जाते हैं। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि k टाइम्स a इज़ इक्वल टू k टाइम्स aij, जो रिप्रेजेंटेशन है मैट्रिक्स का वो लिखा हुआ है यहाँ पर, और नेक्स्ट उन्होंने वहाँ पर उस k को मैट्रिक्स के अंदर भेज दिया है। तो इसका मतलब ये है कि हमें सारे एंट्रीज़ को k से मल्टीप्लाई करना होगा। दैट इज़ वेरी सिंपल, ठीक है। अगर नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स बनाना है तो -a बनाना है तो आप क्या करेंगे, -1 × a कर देंगे, मतलब आप सारे एंट्रीज़ के आगे एक और नेगेटिव साइन लगा देंगे। अगर पहले से नेगेटिव है तो एक और लग जाएगा, अगर नहीं है तो वहाँ पर आप नेगेटिव साइन लगा देंगे। डिफरेंस ऑफ मैट्रिसेस मैंने आपको ऑलरेडी समझा दिया है, व्हाट इज़ डिफरेंस ऑफ मैट्रिसेस। अब यहाँ पर नेक्स्ट है प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैट्रिक्स एडिशन। तो प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैट्रिक्स एडिशन का मतलब ये है कि भाई मैट्रिक्स एडिशन जो है वो किस तरीके की प्रॉपर्टीज़ को सेटिस्फाई करता है। जैसे अगर हमारे पास दो मैट्रिसेस हों a और b, अगर मैं दो मैट्रिसेस को ऐड करूं a और b को, तो क्या होगा, a और b के कॉरेस्पॉन्डिंग एंट्रीज ऐड हो जाएंगे। जैसे मैंने अभी आपको ऐड करके दिखाया था a और b को, थोड़ा सा हम पीछे चले जाते हैं, एक बार यहाँ पर देख लेते हैं जो मैंने आपको ऐड करके दिखाया था। यहाँ पर मैंने आपको ऐड करके दिखाया था कि a + b जो था वो -1 4 13 और 7 आ रहा था। तो इसमें मैंने क्या किया था, ये जो -1 है ये कहाँ से आया था, -1 + 0 किया था तो -1 आया था, ठीक है। ये हमारे पास आया था -1 + 0 करके -1 आया था। लेकिन अगर हम उल्टा करते, अगर हम b + a करते, तो b + a करते तो क्या होता है, 0 + -1 आता, एंड अगेन द वैल्यू वुड हैव बीन -1। सेम वे अगर हम b + a करते तो ये 2 + 2 फिर से हमारे पास आ जाता, तो वैल्यू क्या मिलता, 4। तो हम यहाँ पर क्या कह सकते हैं, हम यहाँ पर ये कह सकते हैं कि a + b is also equal to b + a, and this is a rule, this is a law which you have been studying from past many years. This is known as commutative law. So we can say that matrix addition satisfies commutative law, ठीक है। तो एक बार फिर से NCERT के ऊपर जाएंगे तो यहाँ पर देखा कम्यूटेटिव लॉ, दैट मीन्स a + b इज इक्वल टू b + a। फॉर एनी टू मैट्रिसेस विच कैन बी एडेड a + b विल ऑलवेज बी इक्वल टू b + a। नेक्स्ट इज एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ जैसे ये मैं समझाता हूँ कई बार कि एसोसिएटिव मतलब एसोसिएट करना। तो आप कोई भी दो मैट्रिसेस को साथ में एसोसिएट कर सकते हैं, पहले उनको आपस में एसोसिएट करने से टोटल रिजल्ट के ऊपर कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता है। जैसे अगर आपको 3 मैट्रिसेस को ऐड करना है, यू हैव टू ऐड 3 मैट्रिसेस A, B एंड C, देन A + B। फर्स्ट आप A + B को ऐड करें,
उसके बाद उसमें सी को ऐड कर दें, या फिर आप पहले बी और सी को ऐड कर लें, उसके बाद में उसमें ए को ऐड कर दें। तो ये जो आपका जो पहले कोई भी दो मैट्रिसेस को आप ऐड कर सकते हैं, ये जो लॉ होता है दैट इज़ नोन एज एसोसिएटिव लॉ। कोई भी दो मैट्रिसेस को आप पहले एसोसिएट कर सकते हैं और बाद में आप थर्ड मैट्रिक्स को उसमें ऐड कर सकते हैं। दैट रूल इज़ नोन एज एसोसिएटिव लॉ। तो a प्लस बी, उसके बाद प्लस सी, दैट इज इक्वल टू a प्लस, और उसके बाद ब्रैकेट में b प्लस सी, दैट इज एसोसिएटिव लॉ। सो मैट्रिक्स एडिशन ऑल्सो सेटिस्फाइज एसोसिएटिव लॉ। फिर है एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी। एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी में क्या होता है यहाँ पर कि हमारे पास कोई भी अगर मैट्रिक्स है, जैसे हमने लिया 1 2 3 4, अब इस मैट्रिक्स में आप कौन सा मैट्रिक्स ऐड करेंगे जिससे आपको वापस से 1 2 3 4 मिल जाए। तो बेसिकली यहाँ पर 1 में आप कौन सा नंबर ऐड करेंगे जिससे आपको 1 मिल जाए, 0। 2 में आप कौन सा नंबर ऐड करेंगे जिससे आपको 2 वापस मिल जाए, 0। तो यहाँ पर ये जो 0 0 वाला मैट्रिक्स है, दिस मैट्रिक्स इज द एडिटिव आइडेंटिटी। इसको हम बोलते हैं एडिटिव आइडेंटिटी। ठीक है, ये मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी नहीं है, ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स नहीं है, बट दिस इज द एडिटिव आइडेंटिटी। इसको हम जीरो मैट्रिक्स बोल सकते हैं। तो अगर कोई भी मैट्रिक्स आपके पास m/n ऑर्डर का है, तो जो जीरो मैट्रिक्स होगा m/n ऑर्डर का, दैट विल एक्ट एज द एडिटिव आइडेंटिटी। Additive identity is a matrix which when added to any other matrix will give you the same matrix back। आप पहले ऐड कर सकते हैं या बाद में ऐड कर सकते हैं। a plus 0 और 0 plus a will give you back a। So in other words, 0 is the additive identity for matrix addition। और जैसे आपका मैट्रिक्स एडिशन के लिए आइडेंटिटी बनता है, उसी तरीके से आपका मैट्रिक्स एडिशन के लिए इन्वर्स भी बन जाता है। जैसे नंबर्स की केस में अगर मैं इन्वर्स की बात करूँ, एडिटिव इन्वर्स की बात करूँ, तो जैसे अगर आपको 4 में आप कौन सा नंबर ऐड करेंगे जिससे आपको एडिटिव आइडेंटिटी यानी कि 0 मिल जाए, कौन सा नंबर ऐड करना होगा, आप इजीली सोच के बता सकते हैं। वी नो दैट इफ़ वी ऐड -4 to 4 then we are going to get additive identity which is 0। तो -4 is the additive inverse of +4। उसी तरीके से अगर आपके पास कोई भी मैट्रिक्स A है, तो उसके लिए एडिटिव आइडेंटिटी क्या होगा, एडिटिव आइडेंटिटी विल बी -A। ठीक है, तो -A विल बी the additive sorry not identity but inverse, it will be additive inverse, -A is the additive inverse of A। Okay, so here existence of additive identity and existence of additive inverse I have already explained। Then there are some properties of scalar multiplication of matrix। तो scalar multiplication of matrix के कौन कौन से properties होते हैं, जैसे k times a plus b is equal to k times a plus k times b। जैसे अगर मैंने ऐसे लिखा 2 और ब्रैकेट में a plus b कर दिया, तो we can also write that as 2a plus 2b। इस तरीके से हम उसको लिख सकते हैं। सेकेंड इज k plus l into a कैन बी रिटन एज ka plus la। जैसे मैंने लिखा 2 plus 3 मल्टीप्लाइड बाई a, तो वी कैन राइट दैट एज 2a plus 3a। मतलब अगर आप 2 टाइम्स a और 3 टाइम्स a को ऐड करेंगे तो आपको 5 टाइम्स a मिल जाएगा। ये सेकेंड प्रॉपर्टी का प्रूफ दिया है। थर्ड प्रॉपर्टी यहाँ पर ये इसका प्रूफ दिया हुआ है। ठीक है, ये प्रॉपर्टीज़ हम नॉर्मल क्वेश्चंस में यूज़ कर लेते हैं, इजी टू अंडरस्टैंड है, इतना कुछ डिफ़िकल्ट नहीं है। ये प्रॉपर्टीज़ हम आसानी से जैसे अलजेब्रा में अप्लाई करते हैं 2x + 3x इज इक्वल टू 5x, उसी तरीके से 2a + 3a विल बी इक्वल टू 5a। इट्स वेरी इजी टू अंडरस्टैंड। इसके बाद हम आगे देख लेते हैं, जो मैंने अभी आपको बताया है उस पर बेस्ड जो सेकंड एक्सरसाइज है, यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस भी है। तो एक बार मैं आपको एक्सरसाइज दिखाना चाहता हूँ, तो एक बार हम उस एक्सरसाइज में जाते हैं। एक्सरसाइज 3.2। अब अगर आप ये एक्सरसाइज 3.2 देखते हैं तो इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस जो हैं वो अभी जो मैंने आपको समझाया आप उससे सॉल्व कर सकते हैं। जैसे मैंने आपको बताया a और b, यहाँ पर इन्होंने बोला a + b फाइंड आउट करो, आप चेक कर सकते हैं ऑर्डर सेम है, 2/2 है 2/2 है, तो आप a + b आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं।
ए माइनस बी कर सकते हैं, 3a माइनस सी कर सकते हैं, लेकिन आप ए बी और बी ए अभी कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे क्योंकि इसके बारे में मैंने आपको अभी नहीं बताया है, ठीक है। और बाकी बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस हैं इस एक्सरसाइज में जो आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। जैसे वेरीफाई करना है a प्लस बी माइनस सी इज इक्वल टू ए प्लस बी माइनस सी, ये आप वेरीफाई कर सकते हैं आसानी से, जो मैंने अभी आपको बताया है उसके थ्रू आप इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं, ठीक है। अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन की भी। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन कैसे होता है और उसके क्या प्रॉपर्टीज़ हैं उसकी बात कर लेते हैं, और उसी के साथ हम इस वीडियो को वहाँ पर ख़त्म करेंगे। ये जो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन है थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स होता है, फर्स्ट टाइम जब आप इसको सीखने की कोशिश करेंगे तो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट लग सकता है, बट इट इज़ एक्चुअली अ वेरी इजी प्रोसेस। जो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन होता है उसको हम बोलते हैं रो बाई कॉलम मेथड ऑफ मल्टीप्लिकेशन। तो जो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन होता है उसका नाम होता है रो बाई कॉलम मेथड। ये पर्टिकुलर मेथड कब काम करता है? ये पर्टिकुलर मेथड तब काम करता है जब आपका फर्स्ट वाले मैट्रिक्स का जो नंबर ऑफ कॉलम्स है, जैसे यहाँ पर ये इन्होंने लिखा हुआ है सी डी, और यहाँ पर ये वाला मैट्रिक्स सी है, ये वाला मैट्रिक्स डी है। अगर हम ऑब्जर्व करते हैं तो जो मैट्रिक्स हमारा सी है, यहाँ पर सी का ऑर्डर हमारे पास है 2/3 और डी का ऑर्डर है हमारे पास 3/2। तो यहाँ पर क्या है, ये जो मिडिल वाला नंबर है 3 और 3, मतलब फर्स्ट वाली मैट्रिक्स के नंबर ऑफ कॉलम्स और सेकंड वाली मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रोज अगर वो इक्वल होते हैं तभी मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल होगा, तभी हम उन दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर पाएंगे। जैसे इसका एक और एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल A इज़ अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3/2, B इज़ अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2/3, समवन सेज वेदर AB इज़ पॉसिबल और नॉट, टेल मी। तो आप ये बता सकते हैं कि नंबर ऑफ कॉलम्स in the first matrix is equal to the number of rows in the second matrix, and therefore multiplication of these two matrices will be possible, ठीक है। लेकिन अगर हम थोड़ा सा क्वेश्चन में चेंज कर देते, अगर हम यहाँ पर लिखते a is 3/2 and b is also 3/2, अगर ऐसा केस होता तो इनका एडिशन तो पॉसिबल होता लेकिन इनका मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल नहीं होता। मल्टीप्लिकेशन क्यों पॉसिबल नहीं होता? क्योंकि मल्टीप्लिकेशन जो हमारा रो बाई कॉलम मेथड है वो तभी काम कर पाता है जब ये मिडिल वाले दोनों नंबर्स इक्वल हो। अगर ये मिडिल वाले दोनों नंबर्स इक्वल नहीं है तो इन दैट केस वी कैन नॉट फॉर्म ए बी। तो वी विल से हियर दैट ए बी इज नॉट पॉसिबल, ठीक है। तो पहली चीज़ तो ये है कि मल्टीप्लिकेशन कब पॉसिबल होगा? ये तब पॉसिबल होगा जब नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स इज इक्वल टू द नंबर ऑफ रोज ऑफ सेकंड मैट्रिक्स, यानी कि मिडिल वाले जो दो नंबर हैं अगर वो दोनों इक्वल होंगे तभी पॉसिबल होगा, अदरवाइज पॉसिबल नहीं होगा। अब अगर पॉसिबल है, जैसे यहाँ पर तो पॉसिबल है, इसका ऑर्डर 2/3 है, इसका ऑर्डर 3/2 है, मिडिल वाले दोनों नंबर सेम हो गए, दैट मीन्स मल्टीप्लिकेशन इज पॉसिबल। अगर पॉसिबल है तो कैसे करते हैं? तो उस केस में हम क्या करते हैं, फर्स्ट वाला जो मैट्रिक्स है, एज आई टोल्ड यू द नेम ऑफ द मेथड इज रो बाई कॉलम मेथड, ठीक है। तो हम एक एक करके एक एक रो को एक एक कॉलम से मल्टीप्लाई करते हैं। तो फर्स्ट वाले मैट्रिक्स को हम डिवाइड कर लेते हैं रोज में। तो यहाँ पर पहले हमने फर्स्ट रो लिया है और ये फर्स्ट वाला कॉलम लिया है, फिर ये सेकंड वाला रो होगा और ये सेकंड वाला कॉलम होगा। इस तरीके से हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे। फर्स्ट मैट्रिक्स को आपको रोज में डिवाइड कर लेना है और सेकंड मैट्रिक्स को आपको कॉलम्स में डिवाइड कर लेना है। फिर क्या होता है, उसके बाद आप कैसे एंट्रीज फॉर्म करते हैं? पहले आप करते हैं फर्स्ट रो इनटू फर्स्ट कॉलम। जो पहले मैट्रिक्स का फर्स्ट रो है उसको आप फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे। वो एंट्री जो होगा, वो एंट्री जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स होगा, अच्छा रिजल्टेंट मैट्रिक्स जैसे अब ये 2/3 ऑर्डर का है, सी 2/3 ऑर्डर का है और डी जो है वो 3/2 ऑर्डर का है, तो जो सी डी मैट्रिक्स बनेगा उसका ऑर्डर क्या होगा? दैट विल बी फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाइड बाय द लास्ट नंबर। तो उसका ऑर्डर क्या होगा? फर्स्ट नंबर और लास्ट नंबर किसके बोल रहा हूँ? ये वाले, ये जो यहाँ पर नंबर आपको दिख रहे हैं ना, फर्स्ट नंबर इज 2, लास्ट नंबर इज ऑल्सो 2। तो इसका ऑर्डर 2/3 था, इसका ऑर्डर 3/2 था, फर्स्ट नंबर इज 2, लास्ट नंबर इज 2। तो जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स सी डी बनेगा उसका ऑर्डर क्या होगा? फर्स्ट नंबर इंटू लास्ट नंबर।
तो क्या आएगा 2/2। तो यहाँ पर हमारे पास कितने एंट्रीज होंगे रिजल्टेंट मैट्रिक्स में? 4 एंट्रीज होंगे। तो फर्स्ट वाला एंट्री कैसे बनेगा? फर्स्ट वाला एंट्री बनाने के लिए फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करना है। सेकंड वाला एंट्री बनाने के लिए फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करना है। फिर हम सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम से करेंगे और फिर हम सेकंड रो को सेकंड कॉलम से करेंगे। तो इस तरीके से हमारे पास 4 एंट्रीज मिल जाएंगे। ये जो फर्स्ट वाला एंट्री है ये पहले यहाँ पर आएगा, ठीक है। फिर जो सेकंड वाला एंट्री मैंने आपको बताया फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से करेंगे, वो यहाँ पर आएगा। फिर उसके बाद सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम से करेंगे, यहाँ पर आएगा। और सेकंड रो को जब आप सेकंड कॉलम से करेंगे तो वो एंट्री यहाँ पर आएगा। तो बेसिकली जब आपने फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से किया तो बना A11। A11 मतलब फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। फिर जब आपने A12 यहाँ पर लिखा तो A12 मीन्स किसका मल्टीप्लिकेशन है? ये है फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम का। फिर आपने लिखा A21, तो A21 इज द मल्टीप्लिकेशन ऑफ second row and first column and A22 is the multiplication of second row and second column। तो इस तरीके से आप मल्टीप्लाई करके लिख सकते हैं। अब जब हम इस तरीके का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो एलिमेंट्स फॉर्म कैसे होंगे ये हमें देखना होगा। तो एलिमेंट फॉर्म करने के लिए क्या करेंगे? यहाँ पर जैसे इन्होंने दिखाया हुआ है, पहले फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो कैसे करते हैं? 1 × 2। पहले आप 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ पर इन्होंने लिखा है 1 × 2। फिर आपको क्या करना है? इसके सेकंड एंट्रीज को मल्टीप्लाई करना है, तो -1 × -1, तो यहाँ पर लिखा -1 × -1। और फिर थर्ड एंट्री को इसके थर्ड एंट्री से, तो 2 × 5, तो यहाँ पर लिखा है 2 × 5। तो इस तरीके से क्या है, ये पूरा तीनों एलिमेंट्स को जब आप ऐड करेंगे तब आपको मिलाकर इन तीनों को ऐड करने के बाद जो एंट्री मिलेगा दैट इज द फर्स्ट एंट्री ऑफ द रिजल्टेंट मैट्रिक्स। दैट इज नोन एज द मल्टीप्लिकेशन ऑफ फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम, सॉरी फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम। तो यहाँ पर फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम का जो एंट्री बनेगा वो ये बनेगा। इन सबको ऐड करने के बाद हमें मिलता है 13, तो यहाँ पर फर्स्ट एंट्री बनेगा 13। फिर आपको क्या करना है? फर्स्ट रो इंटू सेकेंड कॉलम। तो फर्स्ट रो को सेकेंड कॉलम से मल्टीप्लाई किया तो कैसे करेंगे? फर्स्ट एंट्री इंटू फर्स्ट एंट्री, तो क्या हो गया 1 × 7 यहाँ पे मिला आपको। फिर सेकेंड एंट्री इंटू सेकेंड एंट्री, तो -1 × 1 ये मिला आपको। फिर थर्ड एंट्री इंटू थर्ड एंट्री, तो 2 × -4 ये मिला आपको। इन सबको ऐड कर दीजिए। जब आप सबको ऐड करेंगे तब आपको रिजल्टेंट मैट्रिक्स का सेकेंड एंट्री मिलेगा। तो इस तरीके से आप एंट्रीज फॉर्म कर सकते हैं। मैंने आपको बताया 4 एंट्रीज फॉर्म होंगे, तो चारों एंट्रीज को फॉर्म करने का यही मेथड है। तो इस तरीके से आप फॉर्म कर सकते हैं मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2 मैट्रिसेस। यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स दिए गए हैं। नॉन कम्यूटेटिविटी भी होता है मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस में, मतलब AB इन जनरल इज नॉट इक्वल टू BA। तो यहाँ पर कम्यूटेटिव लॉ जो है वो होल्ड नहीं होता है इन केस ऑफ मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। और भी उसके कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं। एक और प्रॉपर्टी ऐसा है कि अगर आप दो नॉन ज़ीरो मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करें तो हो सकता है कि आपको एक ज़ीरो मैट्रिक्स मिल जाए। जैसे यहाँ पर इन्होंने एग्जांपल दिया हुआ है, यहाँ पर ये एग्जांपल तो इन्होंने AB = BA का बताया हुआ है, लेकिन यहाँ पर इन्होंने एक और एग्जांपल दिया है नीचे, जहाँ पर इन्होंने ये बताया कि A इज़ नॉन ज़ीरो, B इज़ ऑल्सो नॉन ज़ीरो, बट देयर प्रोडक्ट कैन बी ज़ीरो विच इज़ नॉट पॉसिबल इन द केस ऑफ नंबर्स। नंबर्स की केस में आपको पता है कि अगर आपने कोई भी दो नॉन ज़ीरो नंबर्स को मल्टीप्लाई किया, जैसे -2 × 3, तो आपको हमेशा एक नॉन ज़ीरो नंबर ही मिलेगा। बट मैट्रिसेस की केस में वैसा नहीं होता है। अगर आप दो नॉन ज़ीरो मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करें तो हो सकता है कि प्रोडक्ट आपको वहाँ पर ज़ीरो मिल जाए। फिर जो प्रॉपर्टीज़ हैं मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन के, वो हम यहाँ पर देख लेते हैं जल्दी से एक बार। एसोसिएटिव लॉ, जैसे मैंने आपको एडिशन के लिए समझाया था, सेम तरीके से वो काम करता है मल्टीप्लिकेशन के लिए। फिर डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, जैसे आपको नंबर्स के लिए डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ पता है, उसी तरीके से ये काम करेगा मैट्रिसेस के लिए भी। और मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी जो है वो क्या होता है, वो एक ऐसा मैट्रिक्स है। अब मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी केवल स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए होगा, ये बाकी मैट्रिसेस के लिए नहीं काम करेगा। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी विल कम ओनली इन केस ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स। अगर कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है तभी आपको उसका एक मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी मिलेगा, अदरवाइज आपको मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी नहीं मिलेगा।
मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी इज जस्ट लाइक अ नंबर, जैसे नंबर की केस में हमने क्या देखा था, 4 इंटू 1 इज इक्वल टू 4, ठीक है। तो 1 वॉज द मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। 1 को आप किसी से भी मल्टीप्लाई करें तो आपको हमेशा वही नंबर वापस मिल जाता है, जैसे 4 इंटू 1 इज़ 4, -7 इंटू 1 इज़ -7। तो इस तरीके से सेम वे अगर आप कोई भी एक मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स ए लेते हैं विच इज़ ऑफ ऑर्डर लेट अस से 3, तो अगर आप इसको I3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको हमेशा ए वापस मिल जाएगा। तो I3 इज़ व्हाट, I3 इज़ द आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3, जो कि हमने पहले देखा था इस तरीके से 1 0 0 फिर 0 1 0 और उसके बाद 0 0 1। I3 इज मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी फॉर अ थर्ड ऑर्डर स्क्वायर मैट्रिक्स, ठीक है। और उसी तरीके से क्या होगा, अगर आपका सेकंड ऑर्डर का मैट्रिक्स होता तो I2 विल बी दी मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। I2 क्या होता है, 1 0 0 1। ये हमारे पास 2x2 ऑर्डर का आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है, जो मैंने आपको शुरुआत में ही एक्सप्लेन किया था व्हाट इज़ एन आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो इस तरीके से ये कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं जो मैंने आपको इतना समझा दिया है, उसके थ्रू आप सेकंड एक्सरसाइज भी आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। तो आई होप यू डू वेल, थैंक यू।